नमस्कार। घटनाचक्र बुक वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए प्रारंभ करें इस यात्रा को, जहां हर विषय वस्तु को हम सरल, स्पष्ट और परीक्षा उपयोगी ढंग से प्रस्तुत करेंगे। सोचिए, एक सपना, एटम की ताकत को काबू में करके पूरे देश को रोशन करने का सपना। ये कहानी उसी सपने के सच होने की है। ये है भारत की परमाणु यात्रा, और यकीन मानिए, इस सफर में मोड़ कई आए। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है। कह सकते हैं कि ये भारत का मिशन स्टेटमेंट है। सोचिए, दशकों तक देश के सबसे तेज दिमाग बस इसी एक लक्ष्य के लिए काम करते रहे। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये वादा पूरा हुआ? आइए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। तो आज हम कहां चलेंगे? सबसे पहले देखेंगे कि ये परमाणु सपना शुरू कैसे हुआ। फिर बात करेंगे तारापुर की, जहां इसकी पहली, कह सकते हैं, विशाल छलांग लगी। वहां से देखेंगे कि कैसे ये शक्ति केंद्र पूरे देश में फैले, और हाँ, इसमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की क्या भूमिका रही। और आखिर में सबसे बड़ा सवाल, आज की तस्वीर क्या है? तो पहला पड़ाव, भारत का परमाणु सपना। देखिए, ये सब शुरू हुआ एक बहुत बड़े आइडिया से, ऊर्जा में आत्मनिर्भरता। लेकिन इतना बड़ा सपना, इसको ताकत कहां से मिलती? तो इस पूरे प्रोग्राम का इंजन, इसका फ्यूल, वो है यूरेनियम। बड़ा सीधा सा हिसाब है। जैसे थर्मल प्लांट कोयले से चलते हैं, वैसे ही न्यूक्लियर रिएक्टर चलते हैं यूरेनियम से। मतलब यही वो चीज है जो भारत के एटॉमिक सपने को हकीकत में बदलती है। चलिए अब आते हैं दूसरे पड़ाव पर, तारापुर, यानी वो पहली विशाल छलांग। अब बात करते हैं उस जगह की जहां यह सपना पहली बार सच में हकीकत बना। तारापुर, ये वो नाम है जिसने भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम को सिर्फ कागजों से निकालकर सीधा दुनिया के नक्शे पर रख दिया। साल था 1969, महाराष्ट्र का तारापुर। जब वहां पहले रिएक्टर ने काम करना शुरू किया ना, तो वो सिर्फ बिजली पैदा करने वाली एक मशीन नहीं थी। नहीं, वो एक बयान था, एक ऐलान था कि भारत अब दुनिया के उन गिने चुने देशों में शामिल है जिनके पास परमाणु ऊर्जा की तकनीक है। और देखिए, तारापुर की कहानी सिर्फ शुरुआत पर खत्म नहीं होती, ये विकास की भी कहानी है। 1969 में जब शुरुआत हुई तो वो अमेरिकी टेक्नोलॉजी वाले बॉइलिंग वाटर रिएक्टर्स थे। लेकिन फिर आया साल 2005-06, और तब तक भारत ने वहीं पर अपनी खुद की स्वदेशी टेक्नोलॉजी वाले प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स भी बना लिए थे। ये सिर्फ कोई टेक्निकल अपग्रेड नहीं था, ये आत्मनिर्भरता की तरफ एक बहुत बड़ा कदम था। इसका मतलब था कि अब भारत विदेशी तकनीक पर उतना निर्भर नहीं था। जैसा कि हमने कहा, तारापुर तो सिर्फ शुरुआत थी। इसके बाद तो भारत ने पूरे देश में न्यूक्लियर पावर प्लांट्स का एक जाल बिछाने का काम शुरू कर दिया। चलिए इस नेटवर्क के कुछ बड़े स्टॉप्स पर एक नजर डालते हैं। तो ये नेटवर्क कैसे फैला? देखिए, तारापुर के बाद एक बहुत अहम कड़ी बना राजस्थान का रावत भाटा, जो देश के शुरुआती पावर सेंटर्स में से एक था। फिर बारी आई उत्तर प्रदेश के नरोरा की, जिसने 90s के दशक में नॉर्थ इंडिया के पावर ग्रिड को एक नई जान दी। पश्चिम में देखें तो गुजरात के काकरापार ने जिम्मेदारी संभाली, और दक्षिण में कर्नाटक के कैगा ने इस नेटवर्क को पूरा किया। तो इससे एक बात तो साफ है, ये किसी एक इलाके की कहानी नहीं, ये एक पूरे देश का मिशन था। लेकिन एक मिनट, ये जो भारत के स्वदेशी रिएक्टर्स हैं ना, PHWRs, ये अकेले काम नहीं कर सकते। इन्हें चलाने के लिए एक बहुत खास चीज चाहिए, जिसे कहते हैं भारी जल या हैवी वाटर। अब ये क्या करता है? ये समझिए एक तरह का मॉडरेटर और कूलेंट है, जो न्यूक्लियर रिएक्शन को कंट्रोल में रखता है और उसे ज्यादा असरदार बनाता है। और जाहिर है, इन रिएक्टर्स को सपोर्ट करने के लिए देश भर में हैवी वाटर प्लांट्स का भी एक पूरा का पूरा नेटवर्क तैयार किया गया। और अब हमारा चौथा पड़ाव, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की शक्ति। अब देखिए, ये तो साफ है कि इतनी बड़ी और कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी कोई भी देश अकेले दम पर नहीं बना सकता। भारत के सफर में भी दुनिया के कई बड़े देशों ने बहुत अहम रोल निभाया, और ये पार्टनरशिप्स काफी दिलचस्प रही हैं। तो इस कहानी में भारत अकेला नहीं था। देखिए, शुरुआती दौर में तारापुर के लिए अमेरिका ने मदद की, तो रावत भाटा के लिए कनाडा ने। अगर हाल के दिनों की बात करें तो तमिलनाडु के कुडनकुलम प्लांट के लिए रूस एक बहुत बड़ा पार्टनर बनकर सामने आया है। और भविष्य में फ्रांस और अमेरिका के साथ भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। मतलब भारत का न्यूक्लियर प्रोग्राम हमेशा से ही एक ग्लोबल कहानी रहा है। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, आज की तस्वीर। मतलब दशकों के इस सफर, इतने सारे प्लांट्स और ग्लोबल पार्टनरशिप्स के बाद आज भारत के एनर्जी मैप पर न्यूक्लियर पावर आखिर है कहां? चलिए अब जरा आंकड़ों पर नजर डालते हैं। तो चलिए थोड़ा भविष्य में झांकते हैं।
ये जो आंकड़े हम देखने वाले हैं, ये 2025 के अनुमान हैं। इससे हमें एक अंदाजा मिलेगा कि भारत का पावर सीन कुछ ही समय में कैसा दिखने वाला है। सबसे पहले देखते हैं द बिग पिक्चर। 2025 तक भारत की कुल बिजली उत्पादन क्षमता का अनुमान कितना है? ये है 5 लाख मेगावाट से भी ज्यादा। ये एक बहुत बहुत बड़ा नंबर है और ये दिखाता है कि भारत जैसे देश को कितनी ज्यादा एनर्जी की जरूरत है। अब उस विशाल नंबर में से न्यूक्लियर पावर का अनुमानित हिस्सा कितना है? लगभग 8,780 मेगावाट। तो अब सवाल ये उठता है कि कुल मिलाकर ये कितना परसेंट हुआ? और ये है वो नंबर। असलियत ये है कि परमाणु ऊर्जा भारत की कुल बिजली क्षमता का सिर्फ 1.74% है। हाँ, ये आंकड़ा शायद छोटा लगे, लेकिन इसका महत्व बहुत बड़ा है। क्यों? क्योंकि ये जो 1.74% बिजली है ना, ये 24 घंटे 7 दिन बिना कार्बन फैलाए मिलती है। और यही बात इसे भारत के क्लीन एनर्जी भविष्य का एक बहुत जरूरी हिस्सा बनाती है। तो सवाल ये है कि इस पूरे मिशन के पीछे है कौन? इसे चला कौन रहा है? वेल, 2 बड़े खिलाड़ी हैं। एक है NPCIL, जो कि न्यूक्लियर प्लांट्स की एक्सपर्ट है, और दूसरी है NTPC, भारत की सबसे बड़ी पावर कंपनी। और 2011 में इन दोनों ने हाथ मिला लिया, एक जॉइंट वेंचर बनाया। ये दिखाता है कि इस सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए एक मजबूत कॉर्पोरेट विल पावर भी है। तो कहानी आकर यहां रुकती है। एक तरफ भारत ने एक विशाल परमाणु इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया है, दुनिया भर से पार्टनरशिप की है, लेकिन दूसरी तरफ ये आज भी देश की कुल ऊर्जा का 2% हिस्सा भी नहीं है। तो असली सवाल ये है कि क्या भारत का ये परमाणु सपना हमेशा एक छोटा लेकिन जरूरी हिस्सा ही बना रहेगा, या फिर ये भविष्य में देश की पूरी एनर्जी की कहानी को ही बदल कर रख देगा?